अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, माय लिसनर्स। तो आज हम अपन रीड करने वाले हैं ए दिल का पार्ट नंबर 6। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है, बहुत ट्विस्ट आ रहे हैं इस कहानी में। तो आइए देखते हैं कि मुनीज़ा की शादी किससे होगी। या तो फैसल से होगी जो कि बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है और उससे डबल ट्रिपल एज में है, उसके वालिद से भी डबल उम्र का है, या तो फिर उसके हीरो से होगी। आप लोगों मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि मुनीज़ा की शादी किससे होगी। तो आइए अपना हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। उसे तशवीश हुई, मिर्जा ने ऐसा कभी नहीं किया था। अबे यार ऐश, अगर वो कॉल नहीं उठा रही या मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही तो इसमें कौन सी इतनी परेशानी वाली बात है। मसरूफ होगी यार, इंसान को 10 काम होते हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। सभी जो देखने में ड्राइविंग में मसरूफ था वो आहत के ना बताने पर भी इसकी कैफियत से बखूबी वाकिफ था। आहत ने बस इतने ही जवाब पर इत्तेफाक किया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि सभी इस वक्त इसका पहले से खराब दिमाग मजीद खराब हो। हाशिम साहब को हॉस्पिटल में 2 दिन गुजर चुके थे। डॉक्टर ने इन्हें डिस्चार्ज करने से मना किया था, पर इनके जिद पर मजबूरन कर दिया। वो आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। कुछ देर पहले ही मुनीज़ा इनके कमरे में लेटा कर गई थी और अभी वो इतनी हलालत के बाद भी कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। शाम में बैंक और इनके वकील का आना था, लेकिन इनका जहन अभी भी सिर्फ और सिर्फ फैसल उस्मानी के नुकसान पर था। मुनीज़ा आज 2 दिन बाद घर आई थी। वो कमरे में आते ही बेड पर आंधी मुंह गिर गई। लेटते इसकी नज़र साइड टेबल पर अपने मोबाइल पर पड़ी। इसने उठकर अपने मोबाइल उठाया और बैकग्राउंड से टीक लगाकर बैठ गई। मोबाइल स्क्रीन ऑन करते ही ऊपर से बहुत सारी नोटिफिकेशंस थी। इन 2 दिनों में आहद ने उसे 73 कॉल्स की थी और 45 मैसेजेस। इसने मैसेजेस खोलकर नहीं देखे, उसको अफसोस हुआ। यकीनन वो बहुत परेशान हुआ होगा, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसे ये जान के खुशी हुई थी कि अपने दोस्त के होते हुए भी इसने मुनीज़ा की कमी को महसूस किया। इसने कॉल मिला के फ़ोन कान से लगाया। इसे भी तो कोई चाहिए था जिससे वो अपना दुख शेयर करे। वो और इसके बाबा तो खुद तकलीफ में थे, तो अब सिर्फ एक वही बचता था। बेल जा रही थी पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसने मोबाइल साइड पर रखा और लेट गई। आहद इस वक्त सभी के साथ कराची की सदर मार्केट में था। यहाँ वो सभी की जिद पर आया था। यहाँ सभी को किसी खास बंदे से मिलना था। यहाँ से वापसी में वो आहद को मार्केट घुमाने का इरादा रखता था। और आहद का मूड जो पहले ही ऑफ था, मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका था। इसे रश और शोर की जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। और अभी वो इसे एक होटल के सामने खड़ा करता, पता नहीं कहाँ गायब हो था। और इस होटल से आती आवाज़ें और इस इतने रश में इसे घुटन महसूस हो रही थी। अभी वो गुस्से से मजीद बेहाल होता, इतने में से महसूस हुआ कि इसकी जेब में पड़ा मोबाइल बच रहा है। उसने मोबाइल निकाला। उसने ये सोचा था कि सभी की कॉल होगी, पर स्क्रीन पर जगमगाते नाम ने तो जैसे उसका सारा गुस्सा हवा कर दिया। और इतने शोर में भी उसे किसी की आवाज़ महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि कॉल करने वाली हस्ती मुनीज़ा थी। लेकिन इसकी कॉल उठाने से पहले ही कॉल कट गई। इसने एक भी लम्हा लगाए बगैर दोबारा कॉल किया और कॉल दूसरी बेल पर ही उठा ली गई। हेलो, मुनीज़ा की आवाज़ कानों में पड़ते ही इसने अपनी आंखें बंद करके खोली। अभी वो जो जवाब देता है, इससे पहले ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके हाथों से मोबाइल छीनता भागा हो। सकते की कैफियत में अपने हाथ को देख रहा था जहां अभी कुछ देर पहले ही मोबाइल था। इसने नजर उठाकर देखा तो इसका सकता टूटा एक दुबला पतला लड़का हुजूम को चीरते हुए भाग रहा था। वो भी एक लम्हा लगाए बगैर इसके पीछे भागा। और अब सूरत हाल कुछ ये थी कि वो चोर आगे आगे भाग रहा था और आहत उसके पीछे पीछे। चोर आहत से 2 कदम के फासले पर था। वो उसे पकड़ ही लेता, लेकिन इतने में कोई उससे जोर से टकराया। आहत को यूं लगा जैसे उसने दिन में तारे देखे हों। होश में आते ही उसने आगे देखा जहाँ चोर का नामो निशान नहीं था। वो अपने से टकराने वाले शख्स को बख्श देता अगर वो सभी ना होता तो। अब तो इसे सभी पर और गुस्सा आ रहा था। इसे इन सब पर परेशानी की वजह सामने खड़ा शख्स लग रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है और क्यों भाग रहे थे? चोर मेरा मोबाइल लेकर भाग गया। इसने शदीद गुस्से से सभी को घूरा। तो इसमें मेरी क्या गलती है? आज सभी को पहली बार आहत का ये अंदाज बुरा लगा, इसलिए उसने संजीदगी से पूछा। सारी गलती तुम्हारी ही तो है मिस्टर सभी। ना तुम मुझे लाते, ना यहाँ आकर मेरा दिमाग खराब होता, ना मोबाइल जाता। फिर यहाँ पर भी तुम बीच में आ गए। मैं उस तक पहुँचने ही वाला था, पर नहीं, तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा जब तक मेरी बैंड ना बजा। इस वक्त आहत शदीद गुस्से में था, लेकिन इस बार मुकाबले भी पहले से ही कुछ परेशान था। मोबाइल चोरी हुआ है ना, वो भी मेरी वजह से, नया बुला दूंगा। सभी संजीदगी से बोलते आगे बढ़ गए। सभी को नाराज देखकर उसे अपने सख्त अल्फाज और लहजे पर अफसोस हुआ। इसकी कॉल आई थी और आज 2 दिन बाद मैं उससे बात करता, पर इतने में वो चोर मोबाइल लेकर भाग गया। आहत भी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गया। आहत का तो पहले ही मार्केट घूमने का मूड नहीं था, पर अब सभी का भी इरादा बदल गया। सभी ने आहत की बात का जवाब नहीं दिया और चेहरे पर नाराजगी का ब्रूट लगा लिया।
अच्छा सॉरी, अब ऐसी शक्ल बनाकर मेरा मूड और खराब मत करो। खाली अपने मूड की परवाह है, अब मेरा मूड का क्या, वो गया भाड़ में, है ना। सभी ने भी गाड़ी स्टार्ट करके सर झटका। बाकी रास्ता दोनों में खामोशी से कटा। मुझे कि बेड पर लेटी सभी का फोन आया। मुझे ने जब स्क्रीन पर आहत का नाम देखा तो पहली बैल पर ही फोन उठा लिया। इसने सिर्फ हेलो ही कहा था कि उसके बाद फोन कट गया। इसने दोबारा कॉल मिलाई। दोबारा फोन करने पर बैल गई, पर तीसरी बार फोन बंद था। मुझे गुस्सा आया। वो सर झटक के वापस लेट गई और आंखों पर अपना हाथ रख लिया। साहब आपके वकील आए हैं। चौकीदार ने इन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया। घर की एक मुलाजिमा इजाजत लेकर अंदर आई। इनको अस्पताल से आए दूसरा दिन था। तबीयत ठीक तो नहीं थी, पर अब बेहतर थी। उन्होंने मुलाजिमा की बात सुनकर सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। साथ में फैसल उस्मानी साहब भी आए हैं। ठीक है जाओ, मैं आता हूँ। इनको आज न जाने क्यों अनजाने खौफ ने आंख घेरा था। अस्सलाम वालेकुम। हाशिम साहब कमजोर चाल चलते ड्राइंग रूम में आए। यहाँ फैसल दोनों हाथ सोफे पर फैलाए टांग पर टांग रखे बैठा था। फैसल से थोड़ा और दूर इसी सोफे पर फैसल का वकील बैठा था और इसके बराबर सिंगल सीटर पर हाशिम का वकील बैठा था। हाशिम फैसल के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। बहुत अफसोस हुआ मिस्टर हाशिम आपकी तबीयत का सुनकर। हाशिम ने खामोशी से उसे देखा। हुआ यादत कर रहा था, पर इसके अंदाज में कोई अच्छा तासुर नहीं था। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर फैसल, मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ। वो 2 मिनट के लिए ठहरे। मुश्किल है जानता हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपका नुकसान पूरा करूँ। हाशिम की बात पर फैसल हंसा। इसकी हंसी हाशिम को बहुत चुभी। ये वक्त हरगिज़ हंसी का नहीं था। क्या हाशिम, आप तो वाकई भूले हैं। फैसल के साथ साथ इस बार फैसल का वकील भी मुस्कुराया। मतलब क्या इस बात का? इस बार हाशिम ने कदरे गुस्से से पूछा। मतलब साफ है हाशिम साहब कि मैं इतना बड़ा बिजनेस टाइकून ऐसे ही नहीं बन गया। अगर ऐसे ही सबके नुकसानात बर्दाश्त करते रहता तो रोड पर आ जाता। आपने ऐसा सोचा, इसी से साबित होता है कि खासे बेवकूफ़ हैं आप। मतलब क्या है, सीधे सीधे साफ साफ कहो। इस बार हाशिम गुस्से के साथ साथ काफी ऊंची आवाज में बोले। चलो ठीक है, आप हाइपर ना हो, तबीयत वैसे ही खराब है आपकी। सीधी सीधी बात यह है कि मैं आपकी बेटी में इंटरेस्ट रखता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। और ये मैं आखिरी बार इज्जत से बोल रहा हूँ। अगली बार अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हारे जैसे बदनजर और घटिया इंसान को अपनी बेटी दूंगा? शराफत से निकलो यहाँ से। हाशिम को अपनी सांस अटकती हुई महसूस हुई, लेकिन फिर भी वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके धाड़े थे। मुनीजा जो काफी देर से ड्राइंग रूम के बाहर खड़ी थी, दोनों हाथ मुंह पर रखे रो रही थी। इस वक्त इसे एहसास हुआ था कि नफरत किसे कहते हैं। आज जिंदगी में पहली बार इसे शदीद नफरत का एहसास हुआ था और यह एहसास इसे फैसल उस्मानी से हुआ था। लेकिन इनके धार से भी फैसल के सुकून में कोई फर्क नहीं आया था। जैसे पहले पुरसुकून बैठा था, अभी वैसे ही बैठा हुआ था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम बगैर तो ऐसे नहीं निकलोगे। रुको, अभी तुम्हारी औकात बताता हूँ। गार्ड्स गार्ड्स। फैसल की रिटाई देखकर इनका बस नहीं चल रहा था कि कहीं से इनके पास गन आ जाए और वो अपने सामने खड़ी शैतान का कत्ल कर दे। रुक जाओ हाशिम, कहीं ऐसा ना हो कि जिस गार्ड को तुम बुला रहे हो इसी के हाथों को इस घर से निकाले जाओ। ऐसे मत देखो यार, शायद तुम अब तक मुझे समझ नहीं सके। खैर, मुझे समझना सबके बस की बात नहीं। फैसल खड़ी होकर पुरसुकून कदम उठाता हाशिम के सामने आया, जिसे खूंखार नजरों से घूर रहे थे। हाशिम के सामने खड़े होकर इसने अपने हाथ वकील के सामने किया तो वो फौरन उसे आगे बढ़ा और कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स इसके हाथ में रखे। वो क्या है ना, आजकल मुलाजमों के भरोसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और तुम तो फिर 2 दिन तक अस्पताल में रहे हो। अब हाशिम साहब की आंखों में गुस्से के साथ साथ उलझन उभरी हुई थी। अब आते हैं साफ साफ मुद्दे की बात पर। बहुत दे दी फैसल ने तुम्हें रियायत, अब कान खोलकर मेरी बात सुनो। तुम्हारा ये घर, प्रॉपर्टी और तुम्हारा वो फैक्ट्री जो अब सिवाय एक जली हुई बोसीदा इमारत की कुछ नहीं, वो सब मेरे नाम पर है, जो अब कानून की नज़र में सब मेरी मिल्कियत है। फैसल ने बोलने के साथ साथ इसके सामने प्रॉपर्टी पेपर किए, जिसे हाशिम जल्दी जल्दी देखने लगा। वो प्रॉपर्टी के ही थे वो पेपर्स। इस पर साइन भी हाशिम के अपने थे, मगर ये साइन उसने नहीं किए थे। वो पेपर्स देख ही रहा था जब फैसल ने इसके हाथ से वो पेपर्स चिपकने के अंदाज में छीन लिए। ये झूठ है, मैंने ऐसे कोई पेपर साइन नहीं किए। ये सिर्फ तुम बोल रहे हो, पर तुम्हारी बात पर इन पेपर्स को देखने के बाद कोई एतबार नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी के लीगल पेपर्स हैं। अब बताओ, इज्जत से अपनी बेटी का निकाह मुझसे करोगे कि नहीं? फैसल इत्मीनान से पैंट की जेब में हाथ डाले हाशिम के मुकाबिल खड़ा था। बाहर खड़ी मुनीसा का दिल करा कि वो जाए इस जलील इंसान का मुंह तोड़ दे, पर इस वक्त इसे ऐसा लगा जैसे वो मफलूज है।
इसका दिल इस वक्त खौफ से धड़क रहा था। ऐसी 1000 प्रॉपर्टियां मैं अपनी बेटी के सदके वार कर तुम्हारे जैसे इंसान के मुंह पर मार दूं। तुम क्या सोचते हो फैसल, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। आखिर में वो फातिहाना हंसी हंसे थे, जैसे कह रहे हो कि इतनी मेहनत के बाद भी तुम हार गए। इनकी हंसी के साथ साथ एक और हंसी उभरी जो इनकी हंसी से ज्यादा तेज थी, और वो किसी और की नहीं, फैसल की हंसी थी। बस हाशिम, इतनी बेवकूफ़ी का सबूत मत दो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अपनी बेटी से मेरा निकाह ना किया तो मैं बस तुम पर केस कर दूंगा कि फैक्ट्री मेरे नाम होते हुए भी तुमने बैंक से चीट करके लोन लिया और फिर इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने के लिए मेरी फैक्ट्री में आग लगवा दी, क्योंकि अब तक रिसर्च टीम वालों को ये तो मालूम हो चुका है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। और फिर तुम कहाँ से कहाँ पहुंचोगे फैसल की, जिस पर नजर टिक जाए और जिस पर फैसल अपनी मोहर लगा दे। इसे तुम क्या, कोई भी मुझसे बचाने का सोच भी नहीं सकता। अब अगर अब भी तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा के ही हासिल कर लूंगा। मैं तुम पर केस कर दूंगा, तुमने चीटिंग से ये प्रॉपर्टी हथियाई। हाशिम को अपनी आवाज में लड़खड़ाहट वाज़िया महसूस हुई। कैसे केस करोगी जब तुम्हारा वकील खुद मेरा गवाह है कि तुमने ये प्रॉपर्टी खुद मुझे बेची है। फैसल की बात पर पहली बार हाशिम का जहन अपने वकील पर गया था। तो ये सब उसी की मिलीभगत से हुआ है। उन्होंने हैरत और गुस्से से अपने वकील को देखा। ऐसे मत देखो से, इसने फैसल उस्मानी का नमक खाया है, और फैसल उस्मानी का नमक खाने वाले नमक हरामी नहीं करते। और अब मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। कल मैं निकाह ख्वाह के साथ आऊंगा और निकाह के बाद तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन कल के बाद मैं वार्निंग नहीं दूंगा। फैसल अपनी बात मुकम्मल करके वहां से निकलता चला गया और साथ में दोनों वकील भी इसके पीछे पीछे निकले। हाशिम वहीं बैठता चला गया। इसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल मफलूज हो चुका था। फैसल जब बाहर निकला तो रूम के बाहर ही मुनीजा को खड़ा पाया, जो हल्की हल्की कांप रही थी। आंसुओं से चेहरा तर था। इसकी नजर ऊपर उठी तो उसने नफरत से फैसल को घूरा। तुम्हारा बाप तो बेवकूफ है, पर तुम मुझे काफी समझदार लगती हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने बाप की जान बचाने के लिए जरूर अक्लमंदी का सबूत दोगी। उसको बोलता इसके सामने से गुजर गया। मुनीजा फौरन से ड्राइंग रूम में गई, जहाँ इसके बाबा जमीन पर बैठे थे। वो भागते हुए इनके पास गई, उन्हें हिलाया। मुनीजा को बिल्कुल गायब दिमागी से देख रहे थे, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। जैसे उन्होंने अपनी बेटी का लम्स पहचाना है, इसे खुद में भींच लिया। इस वक्त इनका दिमाग कुछ भी सोचने से कासिर था। वो सिर्फ इसे खुद में भींचते रो रहे थे। और मुनीजा भी आज पहली बार वो अपने बाबा को यूं रोता हुआ देख रही थी। कल वाली बात के बाद इसकी सभी से बात नहीं हुई थी। उस सुबह जब किचन में आया तो सभी का मूड काफी खुशगवार था। वो किचन में गुनगुनाते हुए 2 कपों में कॉफी निकाल रहा था। आहत ने इसे नजरअंदाज किया और खुद ही कॉफी बनाने लगा। सभी इसकी हर हरकत नोट कर रहा था। अब वो इसकी बचकाना हरकत पर हंस रहा था। ये क्या बदतमीजी है। आहत जो अपने लिए कॉफी बना रहा था, पीछे से किसी के अचानक गले लगने पर एकदम हड़बड़ा गया और कॉफी की बोतल जो हाथ के पास ही रखी थी वो हाथ लगने से नीचे गिर गई। कुछ नहीं, मैं समझा तुम्हें नूर की याद आ रही होगी, तो इसकी कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा था। पीछे अपने सर को खिंचाते वो अपनी दांत की नुमाइश कर रहा था। आहत ने पहले से मुंह खोले देखा, फिर खुद ही हंस दिया। तुम नहीं सुधर सकते। वो नफी में सर हिलाता फ्लेम बंद करके सभी के बनाई हुई कॉफी का कप हाथ में लेकर किचन से बाहर निकल गया। अब उसका घर की बैक साइड की गार्डन में था। बिल्कुल बदलूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई रिश्ता नहीं है। सभी भी आहत के बराबर झूले पर बैठता हुआ बोला। आहत ने इसे देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, पर इसके अल्फाज और इसका लहजा संजीदा था। अब ऐसे मत देखो, जल्दी करो, उसके बाद तुम्हारा मोबाइल लेने भी जाना है, वरना आज जिस तरह मैं नूर बना, कल तुमने मुझे नूर बना के चिपक जाना है। ओह, इतने बुरे दिन नहीं आए भी मेरे। वो दोनों सिर्फ मोबाइल मार्केट में खड़े थे। वहां से मोबाइल लेकर अब वो लोग सिम निकलवाने जा रहे थे। सिम निकलवा के सभी आहत को शॉपिंग पर ले गया, पर वहाँ शॉपिंग बस नाम की हुई। पर कोई भी खाने पीने की चीज खरीदता और फिर हर दुकान में ऐसे घुसता जैसे इसे यहीं से सब लेना हो। आहत का तो अब सर चकराने लगा था। तुम्हें पुलिस की नौकरी किसने दी है। आहत के सवाल पर सभी का पॉपकॉर्न वाला हाथ जो मुंह की तरफ जा रहा था वो रुक गया। इसने आहत को वहीं रुककर तीखी नजरों से नवाजा। मतलब क्या इस बात का। सभी वहीं बीच में खड़े पूछ रहा था। वो ये भी फरामोश कर गया था कि वो लोग इस वक्त खड़े कहाँ। आहत इसे साइड करता खुद आगे चलने लगा। सभी भी इसके पीछे लपका। कुछ पूछा है मैंने। सही तो कहा कि किस बेवकूफ ने तुम्हें पुलिस की नौकरी दी है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तुम एक बार भी ड्यूटी पर नहीं गए। हाँ, तो तुम्हारी वजह से छुट्टी ली है और फिर 1-2 काम है मुझे जिन्हें निपटाना जरूरी है। सभी मैं वापस कराची जा रहा हूँ। गाड़ी में बैठते इसने नॉर्मल अंदाज में बोला। हम चलेंगे ना, 1 हफ्ते में मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा, फिर साथ चलेंगे। सभी भी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोला। हाँ, तो जब ट्रांसफर हो जाएगा तो तुम आ जाना, मैं कल चला जाता हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे, अभी मेरे साथ ही चलना। वैसे भी मुझे तुम्हारे यहाँ बुलाने का कोई खास मकसद नजर नहीं आया। आहत बोल के मैंने स्क्रीन से बाहर देखने लगा। मकसद है बुलाने का, पर समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। आहत ने चौंक कर इसे देखा। सभी और इससे बात करने से पहले सोच रहा था कि कैसे बोले नामुमकिन।
ऐसी कौन सी बात है जो तुम अभी तक पेट में दबाए बैठे हो, जल्दी बताओ। मैं तुम्हारे डैड से मिला था, उनकी तबीयत खराब है ऐश, इन्हें माफ कर दो, एक बार मिल लो इनसे। लंबी सांस लेकर आकर उसने आहत को बोल ही दिया। लम्हे में आहत के तेवर बदले थे, उसने सभी को कोई जवाब नहीं दिया। ऐश, सभी, अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा तो मैं आज ही लाहौर चला जाऊंगा। इसने सख्त लहजे में सभी की बात काट दी। आगे सभी ने अपने लब पीछ लिए और खुद को कुछ भी बोलने से बाज रखा। वो घर आकर बिना कोई बात के अपने रूम में चला गया। सभी ने भी इन्हें नहीं छेड़ा, जानता था कि आहत के जख्म पूरे दिए। वो कमरे में अपना सर पकड़कर बैठा था, सभी की आज वाली बातें से हर्ट किया था। अपनी बाप की तबीयत को सुनकर इसका दिल नरम पड़ा था, पर सिर्फ चंद लम्हों के लिए। नहीं डैड, अब नहीं। मैं कोई इस्तेमाल की चीज नहीं जो आप जब दिल में आया करीब करें और जब दिल में आया चाय से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे। हरगिज नहीं डैड, अब नहीं। मुझे सजा दी बेकसूर होते हुए और अपनी बीवी को आज भी मोहब्बत भरे पहलू में रखा है, कसूरवार होते हुए भी। वो तंजिया हंसा। नो। हाशिम को तुम्हें दवाई खिलाकर सुला चुकी थी, पर आज उसे समझ आ रहा था सर पर कयामत टूटना क्या होता है। वो मुस्तकिल घुटनों में सर्दी रो रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर अचानक उठी, बेड से मोबाइल उठाया, आहत को कॉल मिलाई, पर किस्मत उसका क्रेडिट खत्म था। उसने जल्दी से मैसेज टाइप किया, आहत प्लीज मुझे कॉल करो, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो हाथ में फोन पकड़े अब इधर से उधर चक्कर काट रही थी, इसे रोना आ रहा था। सिम भी हल्के हल्के कपकपा रहा था। थोड़ी देर बाद इसका हाथ में पकड़ा फोन बजने लगा। इसने एक सेकंड लगाए बगैर बिना नंबर देखे फोन उठा लिया। हेलो आहत, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम कराची आ जाओ प्लीज। बहुत अफसोस की बात है, कल निकाह करने जा रही हूँ और आज अपने महबूब से बात कर रही हूँ। इतना घबराने की जरूरत नहीं है डियर, अगर तुम निकाह के लिए मना करोगी तो मैं जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूंगा। इसकी बातों से मिर्जा को थोड़ी तसल्ली हुई, पर सिर्फ चंद लम्हों के लिए। लेकिन फिर तुम्हारे बाप के साथ जो भी हुआ इसके जिम्मेदार मैं नहीं, तुम होगी। और यकीन जानो, जब वो तुम्हारे बाप से सच्चाई उगलवाने के लिए तशद्दुद करेंगे ना, वो सच्चाई जो असल में है ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा बाप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम खुद जानती हो, तुमने फिल्मों में देखा भी होगा कैसा तशद्दुद। तौबा, मेरे तो सोच के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खैर, मैं कल निकाह वहाँ के साथ आऊंगा, तुम्हारा जो भी फैसला हो बता देना, बाकी कल देख लेंगे आगे क्या करना है। फोन बंद हो चुका था और फैसल के अल्फाज इसके कान में कांटों की तरह चुभ रहे थे। फैसल इसे मेंटली टॉर्चर कर चुका था, इसे मिर्जा को इमोशनली ट्रैप किया था। उसने अपना फोन जोर से दीवार पर दे मारा और खुद दोनों हाथों में अपने बाल जकड़ कर रोने लगी। इसके रोने की आवाज इतनी तेज थी कि बुआ के कमरे में जा रही थी। मुनीजा, मुनीजा दरवाजा खोलो मेरी जान, क्या हुआ है। वो अपने बड़े हाथों से दरवाजे को बचा रही थी। वो दुआ मांग रही थी। मुनीजा की रोने की आवाज सुनकर फौरन आई थी। मुनीजा, मेरा दिल फट जाएगा, दरवाजा खोलो मेरी जान। अभी भी कमरे में मुनीजा की रोने की आवाज गूंज रही थी। बुआ जल्दी से नीचे गई और स्टडी से डुप्लीकेट चाबी लेके आई। दरवाजा खोलते ही दिल पर उनका हाथ गया। एक साइड मोबाइल अबतर हालत में पड़ा हुआ था और बेड के सामने फर्श पर मुनीजा सजदे की पोजीशन में रो रही थी। बालों उसने मुट्ठी में जकड़े हुए थे। मेरी बच्ची मुनीजा, क्या हुआ मुनीजा, बताओ मेरी जान, क्यों मुझे परेशान कर रही हो। वो अभी इसके पास बैठ गई, इसे गले लगाया और पूछने लगी, लेकिन वो कुछ ना बोली और सिर्फ इनके गले लगकर मुस्तकिल रोती रही। वो आज की सारी बात से वाकिफ थी, पर फैसला यही हुआ था कि किसी सूरत मुनीजा की शादी फैसल से नहीं करेंगे, और वो बुआ के गले लगे रोती रोती वहीं सो गई। सुबह उसकी आंख खुली, वो फ्रेश होकर बाहर आ गया। मूड अब भी खराब था। बाहर आया तो सभी लॉन्च में चाय नाश्ता लगा चुका था। आहत ने एक नजर से देखा और खामोशी से सोफे पर बैठ गया। आई एम सॉरी, मुझे एहसास है मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए थी। वो आहत के बराबर में बैठता, इसके हाथ पर हाथ रख के संजीदगी से बोला। आहत जवाब में सिर्फ सर हिला गया। तुम्हारे इतने तैयार क्यों हो, कहीं जा रहे हो। बस एक काम है बहुत ज़रूरी, तुम साथ लेकर जाता, पर वहाँ तुम्हारा बिल्कुल कोई काम नहीं। पहले गालियाँ दी थी, यहाँ लेकर गया तो कोई वही नहीं, मारना शुरू कर दो। रात तक आ जाऊँगा, ओके। सभी जल्दी जल्दी चाय का कप खाली करके खड़ा हो गया। इसने शुरू की बात संजीदगी और आखिर की बात मजाक में बोली कि वैसे तो कोई चांस नहीं, पर आहत साथ चलने का ना पूछ ले। सभी के जाने के बाद आहत ने रिमोट उठाया, टीवी ऑन की, कॉफी का मग मुंह से लगाया। वो चैनल तब्दील कर रहा था जब उसने एक चैनल हटाने के बाद वापस लगाया। पुलिस तहकीक से पता चला कि सदफ इंडस्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि लगाई गई थी। फैक्ट्री की आग में जाँ बहक होने वाले 2 चौकीदारों की फैमिली को 10-10 लाख हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो बहुत जल्द इस केस की तह तक पहुंच जाएंगे। आज का दिमाग सुन होने लगा। सदफ इंडस्ट्री मुनीजा के बाप की कंपनी थी और इस बात का हफ्ता होने वाला था। अब आहत को मुनीजा के जवाब देने की वजह समझ आई। वो यही सोच रहा था कि मुनीजा ने इसे क्यों नहीं बताया। फिर याद आया, जब कॉल की तो चोर मोबाइल लेकर भाग गया।
वो शिट, मैंने मोबाइल अब तक ऑन नहीं किया। वो कॉफ़ी का मग रखकर भागता हुआ अपने रूम में गया। शॉपर से मोबाइल का डब्बा और सिम कार्ड निकाला और कल वो इतना अपसेट था कि उसका ध्यान मोबाइल की तरफ नहीं गया। अब इसका दिमाग मुस्तकिल के कुछ गलत होने का सिग्नल दे रहा था। इसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था कि एसएमएस सिम मोबाइल में लगाकर मोबाइल ऑन किया तो कुछ मिनट्स बाद दूसरे साथ में मीज़ा के मैसेजेस भी आए। नंबर सेव नहीं था पर मीज़ा का नंबर इसे याद था। मीज़ा के मैसेज पढ़ते ही उसे अपने ऊपर मजीद गुस्सा आया। वो मैसेजेस कल रात के थे और वो अपने गम में इतना मगन था कि इसे मीज़ा का ख्याल तक नहीं आया। वो मीज़ा को मुस्तकिल कॉल मिला रहा था पर नंबर बंद था। मीज़ा के मैसेजेस पढ़ के पहले ही टेंशन में था, अब मजीद परेशान हो गया। इसने लम्हों में फैसला किया था कि वो कराची जा रहा है। उसने सभी को फ़ोन मिलाया था पर मुस्तकिल पहल जाने पर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तबीयत खराबी की वजह से वो बेड पर बैठे थे। दिमाग मुस्तकिल सोचों में घिरा था। वो अपने करीबी दोस्तों को फ़ोन करके मदद तलब कर रहे थे पर इतनी जल्दी मदद के लिए कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा था। अभी वो इन्हीं सोचों में थे कि मीज़ा कमरे में आई। मीज़ा ने इतनी तकलीफ में भी उन्होंने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया। इस लम्हे में मीज़ा को दुनिया की सबसे प्यारी हस्ती लगी थी। इतनी मोहब्बत इसे शायद कभी किसी पर नहीं आई थी। ऐसे बाप पर एक क्या 1000 जिंदगियां कुर्बान हैं। बाबा, मैंने फैसला किया, मैं फैसल उस्मानी से शादी करूंगी। मीज़ा की बात ने गोया इनकी समातों पर धमाका किया। क्या बकवास है मीज़ा ये? गुस्से से घबराते हुए वो खड़े हुए थे। मैं ठीक कह रही हूँ बाबा, वो बहुत घटिया इंसान है। अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो कुछ भी कर सकता है और मैं आपको हरगिज़ किसी मुश्किल में नहीं देख सकती। नज़र झुकाए मजबूत लहजे में बोल रही थी। देखने में वो मजबूत जाहिर कर रही थी पर अपने दिल की हकीकत से वही वाकिफ थी जो अभी सहमी चिड़िया की तरह कांप रहा था। मीज़ा की बात पर हाशिम बैठ कर गिरने के अंदाज में बैठ गया। तुम्हारे इस फैसले से मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम्हारा ये फैसला मुझे खुद ही मार देगा मीज़ा। एक बार फिर वो मीज़ा के सामने आंसुओं से रो दिए थे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं बोले, आपको कुछ नहीं होगा। वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। यहाँ दौलत और ताकत के नशे में चूर लोग दूसरों को मसल देते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। वैसे भी इन्हीं में से एक है। वो मुझे हासिल कर लेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वो आपको नुकसान पहुंचा के भी मुझे हासिल कर लेगा। तो फिर मैं ऐसे क्यों ना उसके पास चली जाऊँ? कम से कम आप तो मेरे पास रहेंगे। मेरे लिए यही काफ़ी होगा कि आप और आपकी दुआएं मेरे साथ रहें। मीज़ा इनको रोता देखकर सरहद से आगे बढ़ी। इनके घुटनों के पास बैठकर इनके घुटने पर रखा हाथ थाम के कहा। अभी वो मजीद कुछ बोलती जब बुआ कमरे में आई। हाशिम, फैसल आया है। वो 2 सेकंड के लिए ठहरी। साथ में निकाह का और वकील भी आया है। चलें बाबा। मीज़ा इनके आंसू साफ करके खड़ी हो गई। इन्हें अपने साथ लिए ड्राइंग रूम में चल दी। हाशिम साहब को अपना हर कदम ऐसा लग रहा था कि वह जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। वो मीज़ा की बात सही फासले से हासिल कर लेता। बुआ भी इनके साथ ड्राइंग रूम में आ गई। मीज़ा ने नफरत भरी निगाहों से वहाँ बैठे हर शख्स को देखा। मैं जल्दी इसलिए आ गई कि फैसला सुनने के बाद बाकी काम निपटा लूं, वरना अगर शाम में आता तो नहीं हो पाते। चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट सजाए हुए इस वक्त दुनिया का सबसे घटिया इंसान लगा था। क्या फैसला किया है मुनीज़ा तुमने? इस बार उसने रूबरू मुनीज़ा को मुखातिब किया था। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, मुनीज़ा ने बिना कोई तासुर के सपाट लहजे में कहा। मुनीज़ा की बात पर बुआ ने हैरत से उसे देखा। वो खुद भी परेशान थी पर यह फैसला इन्हें किसी सूरत कबूल नहीं था। हाशिम तो वहाँ होते हुए भी नहीं था। वो बिल्कुल ऐसे बैठा था जैसे कोई बेजान वजूद को बैठाया। मुनीज़ा ने निकाह पढ़ने से मना कर दिया था। इसने निकाह की यही शर्त रखी थी कि वो सिर्फ साइन करेगी, इससे भी निकाह हो जाएगा। इसकी शर्त पे फैसले को कोई एतराज़ नहीं था। वो तो अपनी एक और जीत के नशे में चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए बैठा था। बुआ ने मुनीज़ा को रोकने की कोशिश की पर मुनीज़ा ने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया। वो किसी सूरत कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। निकाहनामा उसके हाथ में था। वो पैन पकड़कर बैठी थी। मैं औरत ज़ात पर भरोसा नहीं करता पर इसने मुझे मजबूर कर दिया। अब वो मेरे लिए इतनी लाजिम हो चुकी है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं जानता कब से। तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि मैं जीने लगा हूँ। आहत की आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी। इसने सख्ती से आंखें मींची और कई आंसू इसकी आंखों से गिरकर निकाहनामे पर गिरे और फिर इसकी मोहब्बत दम तोड़ गई और उसने निकाहनामे पर साइन कर दिए। मुनीज़ा निकाहनामे पर साइन करके वहाँ रुकी नहीं। वो वहाँ से भागते हुए निकलकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। इसे कहते हैं मशरकी लड़की। देखो कैसे शर्मा गई। फैसिमा अपने वकील और गवाह से मुबारकबाद वसूल करके बोला, अल्लाह की लानत हो तुम पर। तुम लोग खुद को ज़मीनी खुदा समझ बैठे हो। तुम फिरौन हो, फिरौन। वह चिल्लाई थी। वैसे मैं अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी औरत को नागवारी से देखा। कल लेने आऊँगा। मुनीज़ा को तैयार रखना इसे। बुआ को सिरे से नज़रअंदाज की वो हाशिम को बोलकर निकल गया।